मेरा कमांडो अटैक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका था। मैं होटल में वापस आया। कमरे में अंधेरा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। पर्दा अपने आप बराबर हो गया। उस वक्त मेरे पेश नजर दो अहम काम थे। पहला काम रिवॉल्वर को बाहर कॉरिडोर वाले गमले के नीचे छुपाना और रेड बॉक्स को किसी ऐसी जगह फेंकना जहां से वो कभी बाहर ना निकाला जा सके। रेड बॉक्स को मैं पाम के किसी गमले के नीचे या अपने कमरे में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े बदल कर खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन लिया। ये एक तरह से शबखाबी का लिबास था। रात ढलने लगी थी। कॉरिडोर में देखा, वहां उस वक्त कोई नहीं था। मैं रिवॉल्वर लेकर बढ़ाई था कि ख्याल आया अगर बफर्ज मोहाल ये रिवॉल्वर किसी वजह से गमले के नीचे से बरामद हो गया तो मुझे मुसीबत में फंसा सकता है, क्योंकि जिन 2 गोलियों से रेस्ट हाउस के गार्ड्स हलाक हुए थे वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मुझे ये रिवॉल्वर भी रेड बॉक्स के साथ ही किसी अंधे कुएं में फेंक देना चाहिए। मैंने रिवॉल्वर को भी रेड बॉक्स वाले थैले में डाला और थैले को रस्सी से बांध दिया। 3:30 पौने 4 बजे सैर को जाने वाले लोग घरों से निकल पड़ते थे। मैंने चमड़े के थैले को कुर्ते के अंदर अपने पेट के साथ बांध लिया और सैर करने के बहाने होटल से निकलकर एक तरफ चलने लगा। मैं इस तरह चल रहा था जैसे सैर करने निकला हूँ। किसी वक्त चलते चलते अपने बाजुओं को ऊपर नीचे करता जैसे वर्जिश कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा था, वो ऐसा ही करते थे। मैं होटल की मुखालिफ समत चल रहा था। आसमान पर सुबह की फीकी सफेदी झलकने लगी थी। कहीं कहीं लोग सैर को जाते नजर आने लगे। सड़क पर कभी कोई ट्रक भी गुजर जाता। चलते चलते मैं समंदर के वीरान किनारे की तरफ आ गया, जहाँ फ्लैटों का एक सिलसिला जेरे तामीर था। आगे समंदर के किनारे पथरीली चट्टानों का सिलसिला था, जहाँ कहीं कहीं गारों के अंदर गहरे सुराख बने हुए थे। ये जगह रेड बॉक्स छुपाने के लिए बेहतर थी। मैं एक खो में चला गया। खो के अंदर अंधेरा था। जमीन रेतली थी और संगरेजे बिखरे हुए थे। एक जगह कुदरती तौर पर गड्ढा बन गया था। शायद किसी ने यहाँ से भारी पत्थर उठाया हुआ था। मैंने गड्ढे के पहलू में रेत को खोदकर एक मजीद सुराख बनाया और रेड बॉक्स और रिवॉल्वर वाले थैले को उसके अंदर रखकर ऊपर पत्थर और रेत डालकर उसे बंद कर दिया। फिर गड्ढे में पत्थरों को लुढ़काने लगा, यहाँ तक कि वो गड्ढा भर गया। उन पर मैंने रेत और संगरेजे डालकर एक तरह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये मकाम वीरान और दूर दराज जगह पर वाक़ था और जहाँ किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं वापस होटल में आ गया। आते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और पलंग पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाया। मैं जानता था ये टेलीफोन कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मद्रासी जेटी ऑफिसर की घबराई हुई आवाज आई, सर मैं बड़ी देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचें। किसी ने मिस्टर व्यास का खून कर दिया है और अलमारी से रेड बॉक्स भी गायब है। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? वो बोला, किसी तकरीब कार का काम लगता है। 3 गार्ड्स भी मार दिए गए हैं, बस आप जल्दी आ जाएं। जेटी ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और चाय पिए बगैर टैक्सी में बैठा सीधा बंदरगाह पहुंच गया। वहां रेस्ट हाउस के गिर्द सिविल और मिलिट्री पुलिस के आदमी जगह जगह स्टेन करने लिए खड़े थे। रूसी मुशीर दमेजी और दूसरे बंदरगाह के आला अफसर और पुलिस के 2 इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे। मैंने अपने ऊपर घबराहट और परेशानी तारी कर रखी थी। जाते ही जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर से मिला। मिस्टर व्यास की मौत पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। व्यास की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल में पहुंचा दी गई थी। रूसी मुशीर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मुझे तो ये तकरीबकारों की कार्रवाई लगती है। मैंने उसकी तायद की और कहा, इसके सिवा और हो भी कौन सकता है? मिस्टर दमेजी, अभी कल ही की तो बात है कि जब मैंने इस इलाके में एक सिनहाली तकरीबकार का पीछा करके उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरी बदकिस्मती कि उसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। मैंने तो शाम को मिस्टर व्यास से कह दिया था कि तकरीबकार इस इलाके में छुपे हुए हैं। रूसी मुशीर बोला, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई तसल्ली बख्श नहीं थी, वरना वो लोग रेस्ट हाउस में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो मिस्टर व्यास से यही कहता था, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लोग रेड बॉक्स निकाल कर ले गए हैं। हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा सुराग निकल गया है। जेटी ऑफिसर हमारी तरफ आ रहा था। जाहिर है वो परेशान था, क्योंकि वही इलाके के तहफ्फुज़ के लिए जवाबदेह था। ये खबर रूसी मुशीर ने सुबह आते ही हादसे की इत्तला मिलने पर दिल्ली में अपने सिफारत खाने तक पहुंचा दी थी। वहां से इंडियन वजारत दाखिला और वजारत दिफा को मिल गई और थोड़ी ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मिस्टर टंडन का फोन आ गया। वो बहुत फिक्रमंद था। वो बंदरगाह के सिक्योरिटी स्टाफ को मूरद इल्जाम ठहरा रहा था। मैंने अपने बारे में पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने तेज लहजे में कहा, इस दुर्घटना की फुल रिपोर्ट तैयार करके जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। ये साउथ के इंटेलिजेंस वाले बिल्कुल बेकार लोग हैं। इन्होंने बहुत बड़ा क्लू अपनी नालायकी से जाया कर दिया है। तुम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके वापस आने की कोशिश करो। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हर शय बखूबी अंजाम पा गई थी। किसी वक्त मेरे दिल में एक शक सा उभर आता था,
था कि कहीं चटानी गार में से कोई रेड बॉक्स निकाल न ले। फिर सोचता कि वहां जाकर किसी को खुदाई करने की क्या जरूरत पड़ी है। एक तरफ से मेरा जहन फारिग हुआ तो अब मैंने इस नुक्ते पर गौर करना शुरू कर दिया कि प्रोफेसर लड़की रत्नावली का मुअम्मा क्या है। वो आधी रात को मिस्टर व्यास के कमरे में क्या करने आई थी? उसका कहीं इंटेलिजेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं, या फिर क्या मिस्टर व्यास ने उसे महज खुशवक्ती के लिए किसी जरिए से वहां मंगवा लिया था? मगर रत्नावली तो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और लगता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे इस राज को पौंडीचेरी से रुखसत होने से पहले पहले हल करना था, क्योंकि बाद में रत्नावली मेरे लिए मसले पैदा कर सकती थी। वो मेरे होटल में भी आ चुकी थी। ये सब ड्रामा किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था जो मुझे बेनकाब करने के लिए तैयार की गई थी। ये सवाल थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था, और फिर मुझे इन जवाबात की रोशनी में रत्नावली को भी ठिकाने लगाना था। मिस्टर व्यास और बहरिया के 3 जवानों के कत्ल की खबर को भी सीगाए-राज में रखने की कोशिश की गई। सारे इलाके के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और बाहर के किसी आदमी को उस तरफ आने की इजाजत नहीं थी। मैंने तकरीबन सारा दिन वहीं बंदरगाह पर ही गुजारा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिस्टर व्यास के कमरे में भी गया जहां गुज़श्ता रात मैंने उसे कत्ल किया था। पुलिस उंगलियों के निशानात इकट्ठे करने की कोशिश में थी, मगर इसका इम्कान मैंने रात को ही खत्म कर दिया था। वो ऐसे कि मैंने जहां जहां हाथ लगाए थे बाद में रुमाल से उन जगहों को साफ कर दिया था। यहाँ तक कि मिस्टर व्यास की गर्दन पर भी मैंने अपनी उंगलियों के निशानात को मिटा दिया था। ये काम मेरे लिए कोई नया नहीं था। पुलिस को वहां रबड़ के मर्दाना जूतों के अलावा एक जनाना सैंडल के मध्यम निशान भी मिले। ये बात सबके लिए हैरानकुन थी कि वहां आने वाली औरत कौन थी। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है कि ये औरत भी तकरीबकारों की साथी हो। फिर वहां के माली ने बताया कि उसने आधी रात के बाद वहां मोटर कार के इंजन की आवाज सुनी थी। मामला उलझता जा रहा था। कुछ मैं अपने तर्ज इस्तदलाल से उलझा रहा था ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। मेरे रबड़ के जूतों के निशान पुलिस को कोई हतमी सबूत मुहैया न कर सकते थे, क्योंकि इस किस्म के लाखों जूते शहर में लोगों ने पहन रखे थे। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि अपने रबड़ के जूतों को भी कहीं फेंक दूं। उस वक्त मेरा इरादा रत्नावली के हॉस्टल जाकर उससे मुलाकात करने का था। मैं ये देखना चाहता था कि मिस्टर व्यास की मौत पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मगर बंदरगाह पर ही मुझे शाम हो गई और मैं इस कदर थक गया कि वहीं से सीधा अपने होटल आ गया। आते ही मैंने सबसे पहले रबड़ के नस्वारी जूतों को एक लिफाफे में डाला और उन्हें पलंग के नीचे एक तरफ डाल दिया कि रात को उन्हें ले जाकर किसी कुएं वगैरह में फेंक आऊंगा। मैं मुंह हाथ धोने के बाद सादा कपड़े पहनकर अखबार पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रत्नावली खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। आप मसरूफ तो नहीं है ना? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, अंदर आ जाओ प्लीज। मैंने दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा। रत्नावली ने हल्के ब्लू कलर की फूलदार साड़ी पहन रखी थी। हाथ में उसी कलर का पर्स था। बालों में मोतिये के फूलों का गजरा सजा था। वो सोफे पर बैठ गई। जगदीश जी, आप फिर हमारे हॉस्टल में नहीं आए? मैंने अखबार लपेट कर पलंग पर रख दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बस कारोबारी मसरूफियात इस किस्म की थीं कि वक्त ही नहीं मिला। अब सोचा था कि कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। आप ठीक है ना? रत्नावली मुस्कुरा रही थी, बोली, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी तक रत्नावली के बारे में किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये लड़की या औरत इंटेलिजेंस की है या इसका ताल्लुक पौंडीचेरी की उन औरतों से है जो सरकारी अफसरों का दिल बहलाती हैं। मैं उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देखने और कोई नतीजा अखज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके लिए चाय मंगवाई। मेरे रबर के जूतों का थैला पलंग के नीचे जरा बाहर निकला हुआ था। मैंने नोट किया कि रत्नावली ने 2-1 बार खास तौर पर उस तरफ गौर से देखा। ये लड़की उस थैले को क्यों देख रही है जिस थैले में मैंने रबड़ के जूतों को डाल रखा था? वो पौंडीचेरी के एक मशहूर शॉपिंग स्टोर का थैला था जिस पर शेर की शक्ल बनी थी। रत्नावली ने थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप कारगिल शॉपिंग सेंटर से चीजें खरीदते हैं? मैंने थैले को कस्तन नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ। जो शॉपिंग सेंटर पहले नजर आ गया वहीं से साबुन, टूथपेस्ट वगैरह खरीद लिए। तुम चाय बनाओ ना, ठंडी हो जाएगी। रत्नावली ने गैर मुतवक्के तौर पर थैले को लपक कर बाहर निकाल लिया। मैं एकदम मोहतात हो गया। कहने लगी, मुझे ये थैला बहुत अच्छा लगता है। तुम सुनकर हैरान होगे जगदीश कि मैंने कितने ही ऐसे थैले घर में जमा कर रखे हैं। क्या मैं ये थैला ले सकती हूँ? और इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने थैले में से जूते निकाल कर एक तरफ रख दिए। थैला तह करके अपने पर्स में रखा। फिर जूतों को देख कर बोली, इन पर बड़ी मिट्टी लगी है। क्या तुम सुबह सैर को जाते हो मिस्टर जगदीश? अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कहा, हाँ, किसी रोज आंख खुल जाए तो सैर को निकल जाता हूँ। रत्नावली ने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है आज रात को भी आप सैर करने गए थे। मेरा मतलब है मुंह अंधेरे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज सुबह आंख खुल गई थी तो सोचा सैर ही कर लूं। सैर करने से आदमी फिट रहता है। क्या ख्याल है? मेरी चाय में चीनी आधा चम्मच डालना प्लीज। रत्ना
रत्नावली अभी तक उसी मौजू पर अड़ी हुई थी। कहने लगी, जगदीश बाबू, आप किस तरफ सैर करने जाते हैं? जूतों पर खुश्क कीचड़ भी लगा हुआ है। पौंडीचेरी के बाग तो बड़े साफ सुथरे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके करीब ही बच्चों का एक पार्क है, वहाँ पथरीली रविशें बनी हुई हैं, आप उधर सैर को जाया करें। ये ले, मैंने चीनी आधा चम्मच ही डाली है। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए प्याली हाथ में ले ली और खामोशी से चाय पीते हुए सोचने लगा कि इस लड़की रत्नावली को जरूर किसी ने मेरे पास सुराग रसानी के लिए भेजा है। मेरे जूते बहुत बड़ा सबूत थे, मगर इतनी आसानी से कोई मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं चाय पी रहा था। मैंने आंखें उठाकर रत्नावली की तरफ देखा तो वहीं ठिठक गया। रत्नावली पहले ही से मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुई थी। अचानक वो मुस्कुराती हुई उठी। अच्छा जगदीश बाबू, मैं चलती हूँ, मेरी सहेली नीचे इंतजार कर रही है। आप कल आइए ना, शाम की चाय मेरे साथ पिएं। मैं आपको सिलोन की चाय पिलाऊंगी। मेरी एक दोस्त ने मुझे कोलंबो से भेजी है। नमस्कार। वो चली गई। कई कड़ियां आपस में मिलती जा रही थीं। कोलंबो की चाय, ये एक नई कड़ी थी। सिन्हाली एजेंट कोलंबो ही से आते थे। उसका मेरे जूतों पर जमे हुए खुश्क कीचड़ को नोट करना, मेरी अदम तवज्जुही की हालत में मेरे चेहरे को गौर से देखना, ये लड़की मशकूक थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा हासिल करना होगा, लेकिन पहले ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि इसका राब्ता यहाँ मिस्टर व्यास के बाद किससे कायम है, क्योंकि उसकी मौत के बाद वो शख्स भी मेरे लिए एटम बम से कम नहीं साबित हो सकता था। मैंने अगले रोज रत्नावली के यहाँ जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अब मेरे लिए रबड़ के जूतों से निजात हासिल करना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि 1 घंटे बाद जब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली उस इलाके से निकलकर अपने हॉस्टल पहुंच गई होगी, तो मैंने रबड़ के नस्वारी जूतों को एक कपड़े में लपेटा और कपड़े को ताला लगाकर नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैं एकदम चौंक कर एक सुतून की ओट में हो गया। रत्नावली काउंटर के पास खड़ी एक औरत से बातें कर रही थी। ये अभी तक इसी होटल में थी। शायद उसने मुझे नहीं देखा था। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में आ गया। कमरे में आकर मैंने रबड़ के जूते पलंग के नीचे डाल दिए। ये पुरस्कार लड़की रत्नावली मेरे लिए एक मुसीबत बनती जा रही थी। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि रत्नावली जितनी देर मेरे कमरे में रही, उसने मिस्टर व्यास के कत्ल के बारे में कोई बात नहीं की थी। अगर वो इंटेलिजेंस की औरत थी तो उसे यकीनन मिस्टर व्यास के कत्ल की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन उसने जानबूझकर मुझसे उसका जिक्र न किया था। मैं भी मसलहतन इस ज़िम्न में खामोश रहा। मैंने यही फैसला किया कि सुबह मुंह अंधेरे सैर के बहाने बाहर जाकर जूतों को किसी वीरान गड्ढे में दबा दूंगा, लेकिन रत्नावली के मेरे कमरे में आने और उसकी पुरस्कार हरकतों से मुझे खतरा पैदा हो गया था। मैं रबड़ के जूतों को रात भर अपने कमरे में नहीं रखना चाहता था। ये जूते मुझे गिरफ्तार करवा सकते थे। मैं बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगा। रत्नावली अभी तक इसी होटल में ही होगी। बैरे ने आकर खाने का पूछा तो मैंने कहा कि नीचे डाइनिंग हॉल में ही खाऊंगा। इस बहाने मैं नीचे जाकर रत्नावली के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकता था। बैरा चला गया। मैं इतना अहमक नहीं था कि खाना खाने जाते हुए जूते वहीं कमरे में ही छोड़ जाता। अब मैंने जूतों को एक अखबार में लपेट कर बगल में दबाया और बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाते हुए कॉरिडोर में इधर उधर देखा। दूर से एक जोड़ा चला रहा था। मैंने पैकेट हाथ में पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक मेरी नजर आखिरी कमरे की दाएं जानिब दीवार में लेटर बॉक्स की तरह बने हुए चौकोर सुराख पर पड़ी, जिसके ऊपर हुरूफ में ट्रैश लिखा था। मुझे ख्याल आया कि जूते फेंकने के लिए इस वक्त इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। इस सुराख में से होटल में रहने वाले रद्दी चीजें फेंकते थे, जो नीचे तहखाने में रद्दी और कूड़े करकट के बहुत बड़े ड्रम में जा गिरती थी। वहां से रोजाना सुबह सुबह ट्रक आकर ले जाता था। मैं वहां पहुंचकर रुक गया और अपनी घड़ी पर वक्त देखने लगा। जब जोड़ा मेरे करीब से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगा तो मैंने जूतों के पैकेट को जल्दी से ट्रैश के सुराख में से नीचे फेंक दिया। मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब मैं बड़े सुकून से सीढ़ियां उतरकर लॉबी में आ गया। मैंने कनखियों से लॉबी का जायजा लिया। रत्नावली वहां नहीं थी। मैंने सिगरेट सुलगाया और खामोशी से कदम उठाता डाइनिंग हॉल में आकर कोने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जहां कुछ मर्द और औरतें बैठी थी। खाना लगाया जा रहा था। रत्नावली यहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने इत्मीनान से खाना खाया। कुछ देर बैठकर शाम के अखबार का मुताला करता रहा और सिगरेट पीता रहा। फिर अखबार लपेट कर मेज पर रखा, सिगरेट एस्ट्रे में दबाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। लॉबी में रत्नावली कहीं नजर न आई। वो शायद जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया। कमरे में रोशनी हुई तो मैं एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। कमरे की हर शय उलट पलट हो चुकी थी। किसी ने मेरी अदम मौजूदगी में कमरे की भरपूर तलाशी ली थी। कोई शय भी अपनी जगह पर नहीं थी। बिस्तर की चादर फर्श पर गिरी हुई थी। गद्दा दोहरा होकर कालीन पर गिरा था।
सिंगार मेज की सारी दराजें खुली हुई थी। अलमारी जिसको मैंने चाबी लगा रखी थी वो भी खुली थी। मेरे ब्रीफकेस को खोलकर उसकी तलाशी भी ली गई थी। ये काम रत्नावली या उसके किसी साथी के सिवा और किसी का नहीं हो सकता था। अब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली को मेरे पीछे लगाया गया है और मुझ पर किसी को शक पड़ चुका है। ये सिवाय वहाँ की इंटेलिजेंस के और कौन हो सकता था। मेरे लिए तेजी से सरगर्म होने का वक्त आ गया था। ये तलाशी इस बात का इशारा थी कि मैं इंतहाई खतरे में हूँ। जो कोई भी मेरे कमरे में आया था उसको रेड बॉक्स या मेरे जूतों की तलाश थी और उनमें से एक भी शय उनके हाथ न आई थी। मुझे तशवीश हुई कि इन लोगों ने कूड़े करकट के ढेर में से मेरे जूतों को न ढूंढ निकाला हो। मैंने बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाया और तेज तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ गया। ये लिफ्ट तय खाने के दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर रुकती थी। ये होटल की सबसे निचली मंजिल थी जहाँ से वो लोग अपना सामान लेकर आते थे जो होटल में अपने बच्चों के साथ ज्यादा देर तक ठहरते थे। ट्रैश रूम के दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी थी। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं था। जल्दी से कुंडी खोलकर मैं तहखाने के ट्रैश रूम में दाखिल हो गया। ये काफी कुशादा था जो बिल्कुल खाली था। सिर्फ दरमियान में 2 जगहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे थे जो ऊपर से फेंका गया था। मुझे पहले ही ढेर पर से अपने जूतों का पैकेट मिल गया। वो एक तरफ लुढ़का पड़ा था और अखबार से बाहर निकल आया था। मेरी जान में जान आ गई। मैंने जूतों को उठाकर अपने पाजामे में कुर्ते के नीचे छुपा लिया। ट्रैश रूम का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और लिफ्ट के जरिए वापस अपने कमरे में आ गया। चाकू मैंने कमरे में उस वक्त भी नहीं रखा था। उसे मैं हर वक्त अपनी जेब में ही रखता था। उस लम्हे भी चाकू मेरी जेब में ही था। सिर्फ यही एक हथियार मेरे पास था। जूतों को दूसरी अखबार में लपेटकर मैंने अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। तलाशी लेने वाले के पास हर किस्म की चाबियां मौजूद थीं, जिनकी मदद से उसने अलमारी के ताले को भी खोल लिया था। बाहर का दरवाजा तो ऑटोमेटिक बंद होकर मुकफ्फल हो गया था, मगर अलमारी का ताला वैसे ही खुला पड़ा था। अब मैं चौकस हो चुका था। नींद मुझसे कोसों दूर थी। सबसे अहम मसला जूतों को कहीं जहन्नम रसीद करने का था। ये जूते मुझे मौत के मुंह में धकेल सकते थे। मैंने कमरे की तमाम बिखरी हुई चीजों को समेट कर अपनी जगह पर रख दिया। होटल की इंतजामिया को इस बारे में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सर्विस को फोन करके अपने लिए कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कॉफी आई तो मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रत्नावली के साथ कौन कौन हो सकता है, मुझे उन सब से निपटना था। मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा मिशन था। अगर मेरा राज फाश हो जाता है तो दिल्ली का सारा मिशन तहस नहस हो जाता था और मुझे इसी शहर में गिरफ्तार कर लिया जाता। ये बात यकीनी थी कि मेरी निगरानी की जा रही है। उस वक्त भी होटल के आसपास कोई ना कोई आदमी जरूर मौजूद होगा जो मेरे बाहर निकलने पर मेरा पीछा करना शुरू कर देगा। ऐसी सूरत में मेरा सुबह सैर के बहाने जूतों को साथ ले जाकर किसी जगह फेंकना खतरनाक था। मैं इन जूतों को अपने कमरे में रख कर बाहर भी नहीं जा सकता था। दूसरे रोज मुझे हर हालत में बंदरगाह पर रिपोर्ट की तफसीलात हासिल करने जाना था। मेरे पास सिर्फ एक ही रात थी। इस रात के अंदर अंदर मुझे अपने जूतों को किसी गहरे कुएं में इस तरह फेंकना था कि कोई मुझे देख भी न सके। कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर मेरी निगरानी की जा रही है तो जिस रात पिछले पहर सैर के बहाने मैं रेड बॉक्स लेकर समंदर के दूर दराज चटानी साहिल की तरफ गया था तो लाजमी बात है कि उस वक्त भी जरूर कोई मेरा पीछा कर रहा होगा। इस ख्याल के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये अलमिया पेश आ गया तो मेरा बचना मुश्किल है। मुझे चटानी खो में जाकर अब रेड बॉक्स के बारे में भी तसल्ली करनी थी। मैं कॉफी की 2 प्यालियां पी चुका था। 6-7 सिगरेट भी फूंक डाले। घड़ी देखी, उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। कार पार्किंग वाले शेड की जानिब से मुझे एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज आई। मैंने उठकर खिड़की में से बाहर देखा। ये एक बहुत बड़ा ट्रक था जिसके ऊपर कूड़े का ड्रम उठाने वाली मशीन लगी थी। मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। अगर ये ट्रक कूड़ा करकट और ट्रैश उठाने आया है तो मैं भी रबड़ के जूतों से निजात हासिल कर सकता हूँ। मैंने गौर से देखा, ट्रक की हेडलाइट्स बुझा दी गई थी। पीछे से 4 आदमी आकर होटल की दीवार की तरफ बढ़े। इस अकबी दीवार में वो दरवाजा था जो तहखाने के ट्रैश रूम को जाता था। ये चारों आदमी उस दरवाजे में दाखिल हो गए। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था। मैंने जूतों को अखबार से निकालकर अपनी कमीज के अंदर छुपाया और कमरे से निकलकर दूसरे किनारे वाली लिफ्ट में आकर ग्राउंड का बटन दबा दिया। लिफ्ट मुझे लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। मैंने बाहर आकर देखा, ट्रैश रूम का दरवाजा खुला था। महकमे के मुलाजिम तेजी से ड्रमों में ट्रैश और रद्दी चीजें भर रहे थे। मैं वहीं खड़ा हो गया। जब एक आदमी पहियों वाले ड्रम को चलाता मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने बड़े आराम से जूते निकाल कर ड्रम में डाल दिए। उस आदमी का चेहरा ड्रम की दूसरी तरफ छुपा हुआ था। उसने मुझे जूते रखते नहीं देखा था और अगर देख भी लेता तो इसमें कोई अचंभे
तांबे की बात नहीं थी। आखिर मैंने पुराने जूते ही ट्रैश में फेंकने थे। वो आदमी ट्रैश ड्रम को पहियों पर चलाता बाहर निकल गया। मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर अपने कमरे में आ गया। अब दूसरा काम साहिल समंदर पर जाकर रेड बॉक्स और रिवॉल्वर वाले थैले की चेकिंग थी। ये एक नाजुक मरहला था। अगर मेरा पीछा किया गया है तो मैं रंगे हाथों पकड़ लिया जाऊंगा। अगर नहीं जाता तो भी मेरे दिल में चैन नहीं था। यही वसवसा उठ रहा था कि कहीं इन लोगों ने वहां से रेड बॉक्स न निकाल लिया हो। क्या मालूम सुबह मैं बंदरगाह पर जाऊं तो जेटी ऑफिसर मुझे उसी वक्त गिरफ्तार कर ले। रात बड़ी मुश्किल से काटी। कभी नींद आ जाती, कभी हड़बड़ा कर उठ बैठता। सैर का वक्त हो गया था। मैं सैर के बहाने भी साहिल समंदर की तरफ नहीं जा सकता था। वहां जाने के लिए मुझे कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना था कि किसी को मेरी शक्ल दिखाई न दे। इसके लिए मुझे अपना हुलिया बदलने की जरूरत थी, जिसका सामान वहां मेरे पास नहीं था। मजबूरन मैंने नाश्ता करने के बाद बंदरगाह पर जाने का खतरा मोल ले ही लिया। मद्रासी जेटी ऑफिसर अपने कमरे में नहीं था। मालूम हुआ कि वो अभी तक नहीं आया। मैं उसके कमरे में बैठकर ताज़ा अखबार पढ़ने लगा। आज के अखबार में भी मिस्टर व्यास और गार्ड्स के कत्ल की कोई मामूली सी भी खबर नहीं थी। उस वक्त दिन के 8:30 बज रहे थे। अचानक फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठा लिया। अभी मैंने हेलो नहीं कहा था कि दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। मिस्टर पिल्ले से बात हो सकती है? औरत ने अंग्रेजी में पूछा था। मैंने आवाज फौरन पहचान ली। ये रत्नावली बोल रही थी। मैंने अपनी आवाज को यकसर बदलते हुए पूछा, मैडम मिस्टर पिल्ले कौन है यहाँ? उसने कहा, मिस्टर पिल्ले जेटी ऑफिसर हैं। मैंने उनके घर फोन किया था, पता चला कि वो ऑफिस चले गए हैं। मैंने इसी बदली हुई आवाज में टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, वो तो अभी दफ्तर नहीं आए। रत्नावली ने उल्टा सवाल कर दिया, तुम कौन बोल रहे हो? मैंने जल्दी से कहा, मैं उनका दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। रत्नावली ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा और गहरी सोच में डूब गया। ये बात साबित हो गई थी कि रत्नावली का इस मद्रासी जेटी ऑफिसर से राब्ता था। उसी के इमा पर रत्नावली मेरी सुराग रसानी पर लगाई गई थी। शवाहिद से यही साबित हो रहा था। तो क्या इस मद्रासी मिस्टर पिल्ले को मुझ पर शक पड़ गया है? ये तो मुझे तबाह करवा सकता है। अगर उसे मुझ पर शक हो गया है तो उसका दिल्ली हेडक्वार्टर सिर्फ एक लफ्ज लिखना ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उठकर कमरे से बाहर आ गया। सामने से मद्रासी जेटी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले चला रहा था। वो सफेद निक्कर और बुशर्ट में था। सर पर बहरिया की टोपी थी। पूरी यूनिफॉर्म में था। मैंने उसे देखते ही मुस्कुरा कर नमस्कार किया। वो भी नमस्कार कहकर मेरे करीब आया और बोला, कैप्टन मेहता, आज तुम ठीक वक्त पर आ गए हो। मैं ही लेट हूँ। नौकर ने मुझे देर से उठाया। मैं उसके चेहरे के तासुरात का बगौर मुताला कर रहा था। उसके चेहरे से ये बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शक हो चुका है। या तो ये आदमी इंतहाई अय्यार और मक्कार था, और या फिर उसे मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। लेकिन फिर रत्नावली ने उसे फोन क्यों किया था? मुमकिन है वो उसकी रिश्तेदार हो। ये भी मुमकिन है कि वो उसकी दोस्त हो। जेटी ऑफिसर की उम्र ज्यादा नहीं थी। मुझे खामोश रहकर हालात का जायजा लेना और हवा के रुख को देखना था कि वो किस तरफ को चल रही है। मिस्टर व्यास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात को ही आ गई थी। मिस्टर पिल्ले ने बताया कि रिपोर्ट में यही लिखा है कि मिस्टर व्यास की मौत चाकू की ज़रबात से वाक़ हुई है और उसका गला भी दबाया गया था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, क्या फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके? जेटी ऑफिसर सर को नफी में हिलाते हुए बोला, नहीं, ये तकरीबकार पूरे एजेंट होते हैं। इन्हें इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। वो अपने फिंगरप्रिंट्स कैसे छोड़ सकते हैं भला? उसकी बातों और चेहरे के तासुरात से कम से कम मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें रेड बॉक्स और मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरी खुशफहमी भी हो सकती थी। इसके बावजूद ये फैसला मैं कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साहिल समंदर की चट्टानों में पहुंचकर रेड बॉक्स को अपनी आंखों से देखना और पूरी तसल्ली करनी है। मैं उसे वहां से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर देना चाहता था। समंदर में डुबोने से मुझे वहम था कि वो किसी न किसी वक्त बाहर आ जाएगा। बारूद से उसे तबाह भी नहीं कर सकता था। उसे मेरे लगाए गए ताकतवर टाइम बम और तारपीडों के धमाके तबाह नहीं कर सके थे। मिस्टर पिल्ले ने मेरे और अपने लिए कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर बाद रूसी मुशीर दमेजी भी आ गया। उसने आते ही कहा, मैं आज वापस दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे अपने सफीर ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। मैं खामोशी से सिगरेट के हल्के हल्के कश लगाता रहा। मिस्टर पिल्ले ने कहा, मिस्टर दमेजी, परसों मद्रास से एक खुसूसी तहकीकाती टीम मामले की छानबीन के लिए आ रही है। क्या तुम उनसे मिलोगे? दमेजी ने कहा, सॉरी मिस्टर पिल्ले, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुमकिन है मैं इस महीने के इख्तिताम पर फिर आऊं। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे कई इंतजामात करने हैं। रूसी मुशीर मिस्टर दमेजी ने मिस्टर पिल्ले और मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा किया और चला गया। उसके जाने के बाद पिल्ले ने सर को नफी में हिलाते हुए ठंडा सांस भरा और बोला, रूसी हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कैप्टन मेहता कि हम उनकी दी हुई इतनी कीमती चीज और जदीद तरीन सबमरीन की हिफाजत न कर सके। एक तरह से ये हमारी ही सबमरीन थी। फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। मैंने कनखियों से फोन की तरफ देखा। ये कॉल रत्नावली की ही हो सकती थी। मिस्टर पिल्ले ने रिसीवर कान के साथ लगाकर अंग्रेजी में कहा, मैं पिल्ले जेटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। मेरी नजरें पिल्ले के चेहरे का जायजा ले रही थी। उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाना चाहता था कि दूसरी
तरफ रत्नावली बोल रही है या कोई दूसरा शख्स है। जेटी ऑफिसर पिल्ले के चेहरे पर पहले जो हल्की सी मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। 3-4 सेकंड तक सिर्फ हूं ही करता रहा। फिर उसने मलयालम जबान में बातें शुरू कर दी। मलयालम जबान केरला में बोली जाती है और इस जबान से मेरी वाकफियत सिर्फ इतनी ही थी कि ये मालूम कर लेता कि ये मलयालम है। इससे ज्यादा मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ सकता था। इस तब्दीली जबान से मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो रत्नावली से ही बात कर रहा है, वरना उसे मेरे सामने जबान बदलने की जरूरत नहीं थी। पिल्ले को ये मालूम था कि मैं तमिल, तेलुगु और मराठी, गुजराती, बंगाली रवानी से बोल लेता हूँ, मगर मलयालम नहीं जानता। ये मैंने ही एक बार बताया था। मैंने बज़ाहिर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर ली और मेज पर रखा हुआ पुराना तमिल अखबार उठाकर उसकी वर्करदानी करने लगा। इससे ये भी साबित होता था कि उन्होंने मेरे खिलाफ गठजोड़ किया हुआ है और ये भी नतीजा निकाला जा सकता था कि मिस्टर पिल्ले के रत्नावली के साथ इस किस्म के ताल्लुकात हैं कि वो उन्हें मुझसे पोशीदा रखना चाहता है। उसने फोन बंद करके रिसीवर रखा तो मैंने अखबार तह करते हुए कहा, आज रात मैं रिपोर्ट मुरतब करने वाला हूँ। सोचता हूँ 2-1 रोज में दिल्ली वापस चला जाऊँ। जेटी ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें जैसे साकित हो गईं। बड़ा पुरस्कार आदमी लगने लगा था। कहने लगा, मद्रास से तहकीकाती टीम आ रही है। मेरा ख्याल है तुम्हें उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बात उसने दफ्तरी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त की थी। मैं इनकार न कर सका। मैंने कहा, अरे हाँ मिस्टर पिल्ले, मैं तो भूल ही गया था। मैं रुक जाता हूँ। कौन कौन आ रहा है इस टीम में? उसने प्याली में चम्मच हिलाते हुए कहा, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस और 2 इंस्पेक्टर उनके साथ होंगे। मुझे यूं लगा जैसे वो ये जुमले अदा करने के बाद मेरे चेहरे का रद्द-ए-अमल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल सपाट बना लिया। मैंने कहा, बहुत खूब। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता जरूर मालूम कर लेंगे जिससे हमें सिनहाली तखरीबकारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। जेटी ऑफिसर ने प्याली उठाते हुए कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं। कोई भी बात मेरे सामने वाजे होकर नहीं आ रही थी, मगर जहन में शुकूक व शुबहात के भंवर चक्कर लगा रहे थे। सवाल ये पैदा होता था कि अगर इन लोगों को मुझ पर शक था तो इन्होंने अभी तक मुझे खुला क्यों छोड़ रखा था। हो सकता है उन्हें किसी सबूत की जरूरत हो या वो मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो। सबूत के लिए उन्हें मेरे रबड़ के जूतों और रेड बॉक्स की जरूरत थी। जूते मैंने ठिकाने लगा दिए थे और रेड बॉक्स के बारे में मैं यही कह सकता था कि अभी उनके हाथ नहीं लगा। अगर उन्होंने साहिल समंदर से बरामद कर लिया होता तो ये नामुमकिन बात थी कि मैं जेल से बाहर चल फिर रहा हूँ। बहरहाल अपना शुबा दूर करने के लिए मैं साहिल समंदर वाली चट्टान में जाकर रेड बॉक्स के थैले को एक बार अपनी आंखों से देखना लाजमी अमर हो गया था। उस वक्त मेरी निगरानी मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई भी नहीं कर रहा था। अगर मैं वहां से निकलकर इधर उधर से होता हुआ साहिल समंदर पर जाता हूँ तो मेरे ख्याल में मेरा ताक़ुब करने के इम्कानात बहुत कम थे। ये मेरा कयास था। चुनाचे मैंने जेटी ऑफिसर पिल्ले से ये कहकर रुख्सत तलब की कि मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर से एक अहम फोन कॉल का इंतजार है। मैं दोपहर के बाद आऊंगा। बंदरगाह से निकलते ही मैं एक बस पर सवार हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।